बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान ने उर्तुगल ड्रामे के बाद कौम के लिए एक और ड्रामा तजवीज़ कर दिया है और आज चीफ जस्टिस साहब ने भी ये फरमाया है कि फला फिल्म देखें। तो बड़े अदब व एहतराम के साथ पूछना यह था कि ड्रामे और फिल्म देखने के सिवा भी कुछ करना है या नहीं, या सिर्फ यही काम बाकी रह गया है। यानी जो ड्रामा पिछले कई साल से पाकिस्तान में चल रहा है कोई उस पर भी गौर करे, क्या वो काफी नहीं है? हुकूमत की कारकर्दगी को ना देखें, डूबती मईशत को ना देखें, बढ़ती हुई महंगाई बिल्कुल ना देखें, बुझते हुए चूल्हे ना देखें, बर्बाद होता हुआ माशरा, बढ़ती हुई सियासी तफरीक और तकसीम ना देखें, और वजीर आज़म जो फरमा रहे हैं बस वो ड्रामे देखें। चले, चीफ जस्टिस साहब ने तो एक ऐसी फिल्म का हवाला दिया है जो हमारे मुल्क के मौजूदा हालात को रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन वजीर आज़म क्यों ड्रामे तजवीज करते फिर रहे हैं? जिस कौम को तरक्की और खुशहाली की राह पर लगाना चाहिए, काम काज पर लगाना चाहिए, उन्हें ड्रामे देखने पर लगाया जा रहा है। 1 करोड़ नौकरियां 50 लाख घरों की बजाय लंगर और पनाहगाहें, अरबों डॉलर की सरमायाकारी के बदले अंडों, बच्चों और कट्टों के कारोबार, पाकिस्तानी पासपोर्ट की दुनिया भर में इज्जत के बदले अरब ममालिक में लाखों पाकिस्तानियों के रोजगार को खतरे में डालना और तुर्क सकाफत को प्रमोट करके अरब दोस्तों को नाराज करना, मदीने की रियासत से इसराइल को तस्लीम तक करने का सफर, ये सब कुछ क्या कम है जो अब मजीद ड्रामे और फिल्में देखें? स्टील मिल, रेलवे और पीआई से हजारों मुलाजमीन को नौकरियों से निकालकर मईशत के दुरुस्त होने के दावे किए जा रहे हैं। यानी खान साहब भी कमाल के आदमी है, कभी हुरों वाला टीका, कभी कब्र में सुकून, और अब ड्रामे दिखाकर अवाम को राहत पहुंचा रहे हैं। हुकूमती वालों और मीडिया को देखे तो मुल्क की मईशत ऊपर जाती नजर आती है, लेकिन जब महंगाई, बेरोजगारी और मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की बात करे तो हाथ झाड़कर दिखा दिए जाते हैं कि खजाना खाली है, कर्जों का बड़ा बोझ है। तो सवाल यह कि जिस मुल्क की मईशत इतनी खराब हो, बेरोजगारी अपने अरूज पर हो, महंगाई हो, आमदन हो ना रही हो, तो क्या उस कौम को ड्रामे और फिल्में देखना चाहिए या फिर किसी काम पर तवज्जो देनी चाहिए? यानी पूरे कौम को आप वेले बिठा देंगे तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा? ड्रामा और फिल्मों पर कोई एतराज नहीं, मगर क्या ये हमारी सोच है? मुल्क का एक बड़ा सुतून अगर ये कहे कि फला ड्रामा देखो, फला ड्रामा देखो, तो कौम बेचारी क्या करे? अवाम को गवर्नेंस और तरक्की के राह से हटाकर खुद मजे से हुकूमत करना, इसी को ट्रक की बत्ती कहते हैं। अगर हुकूमत ने लोगों को काम काज पर लगाया होता, माहौल ठीक किया होता, इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल अच्छा किया होता, लोग अपने अपने कामों पर लगे होते, तो आज अपोजिशन की जलसागाहें खाली होती, सियासी जमातों को लोग मुयस्सर ही ना आते, ढूंढे से लोग ना मिलते, जो लोग जलसों में जाते या एजिटेशन करते। तो अपोजिशन के जलसों में जो रोज बरोज इजाफा हो रहा है वो भी हुकूमती कारकर्दगी का एक बहुत बड़ा सबूत है। और लगता यूं है कि किसी को इस बात की परवाह नहीं कि मुल्की हालात किस तरह है और अवाम क्या सोच रहे हैं। जिस तरह नीरो को कोई परवाह नहीं थी कि रूम जल रहा था और वो बांसुरी बजा रहा था, इसी तरह हम ड्रामे देख रहे होंगे और फिल्मों पर गौर कर रहे होंगे और दुनिया तरक्की कर रही होगी। और मुल्क में आजादी इजहार पर एक बार फिर से सवालात उठ रहे हैं। मफरूर और सजा याफ्ता मुलजमान के गैर मुल्की मीडिया को दिए गए इंटरव्यू दिखाए जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को खुद उनके इंटरव्यू करने की ना आजादी है ना दिखाने की आजादी है। तो पाबंदियों की जद में सियासी मुखालफिन भी है और वो मीडिया भी है जिसको हुकूमत ने मुखालफिन की सफ में शामिल कर लिया है। हुकूमत और मीडिया इसहाक डार की जायदाद से मुतल्लिक जिन सवाल जवाबों को लेकर उसकी धज्जियां उड़ा रहा है और जिस शख्स के बारे में बात की जा रही है उसका मौकफ नशर करने की कोई इजाजत नहीं, उस पर पाबंदी लगा रखी है। कल जावेद चौधरी ने इसहाक डार का इंटरव्यू किया, लेकिन पैमरा ने वो इंटरव्यू झटपट रोक दिया, क्योंकि इसहाक डार पर जितने सवालात उठाए जा रहे थे वो मीडिया की तरफ से हो या फिर हुकूमत के तर्जमानों की फौज जफर मौज की तरफ से हो, उन सवालों के जवाब मिल जाते, इसलिए वो इंटरव्यू रोक दिया गया। तो पैमरा के मुताबिक इसहाक डार का इंटरव्यू चलाने पर पाबंदी है। तो सवाल यह भी है कि जिन टीवी चैनलों ने इसहाक डार के इंटरव्यू को उर्दू तर्जमे के साथ चलाया
उनको पैमरा ने क्यों नहीं रोका? उस वक्त पाबंदी कहां गई थी? अब जावेद चौधरी ने कल इंटरव्यू जब लिया तो उनके साथ क्या हुआ, खुद उनकी जुबानी सुन लें। इसहाक डार साहब का बीबीसी का इंटरव्यू पाकिस्तान में मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ गया। यह इंटरव्यू कितना अहम था, आप इसका अंदाजा आज हुकूमत के रिस्पांस से लगा लीजिए। शहजाद अकबर साहब ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सवाल उठाए थे इसहाक डार साहब की प्रॉपर्टीज के बारे में, और उसके बाद शहबाज गिल साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी, उसमें भी कुछ सवाल उन्होंने उठाए थे। इन सवालों के जवाब के लिए हमने आज इसहाक डार साहब का इंटरव्यू किया था, और वो अभी इस जगह पे चलना था उस इंटरव्यू में, जिसमें इसहाक डार साहब ने अपनी तमाम प्रॉपर्टीज के बारे में ज्यादा डिटेल्स बताई कि प्रॉपर्टीज का क्या ताल्लुक है, और बल्कि उसमें उन्होंने ये भी ऐलान किया कि अगर गवर्नमेंट के पास ये सारी चीजें हैं तो वो बेशक मेरी इन प्रॉपर्टीज को कन्फिस्केट कर सकती हैं। लेकिन वो इंटरव्यू चलने से पहले क्योंकि पैमरा को इतला मिल गई, तो पैमरा की इतला की वजह से वो इंटरव्यू नहीं चल सका। तो यहां पे एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि बीबीसी अगर इंटरव्यू करे तो पाकिस्तान के सारा मीडिया उसको उर्दू के साथ, उसकी ट्रांसलेशन के साथ उसको चला सकता है। गवर्नमेंट सोई रहती है, पैमरा की तरफ से कोई नोटिस जारी नहीं होता। लेकिन जब एक पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तानी एक सहाफी अगर इंटरव्यू करता है तो उस इंटरव्यू के चलने से पहले ही पैमरा को पता भी चल जाता है, और पैमरा उस इंटरव्यू को रोक भी देती है। और मेरा खुद चेयरमैन साहब से बात भी हुई थी, चेयरमैन साहब ने कहा कि ये इंटरव्यूज जो चल रहे हैं ये गैर कानूनी है, लिहाजा अगर आप चलाएंगे तो आपको भी नोटिस जारी होगा। तो मैंने उनसे अर्ज किया कि इससे पहले जो इदारे चलाते रहे हैं बीबीसी का इंटरव्यू, तो उसके ऊपर नोटिस क्यों नहीं जारी हुए? तो उन्होंने ये कहा कि नोटिस उनको भी जारी होंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि 2-2 दिन अगर हो जाते हैं नोटिस जारी नहीं होता, ना ही किसी चैनल को रोका जाता है, और एक ऐसा इंटरव्यू जो जवाब के लिए है कि इसहाक डार साहब उन प्रॉपर्टीज को ओन करते हैं या नहीं करते, तो उसके बारे में इतला गवर्नमेंट को फौरन पहुंच जाती है। ना सिर्फ पहुंच जाती है बल्कि पैमरा उससे भी पहले उसको रुकवा देता है। तो मैं एफिशिएंसी की दाद देता हूं कम से कम पैमरा की, और उसके बाद गवर्नमेंट की। तो सवाल यह कि अगर इसहाक डार का इंटरव्यू बीबीसी पर नशर हो सकता है, और वो नशर होने के बाद व्हाट्सएप पर मीडिया को भेजा जा सकता है, और मीडिया उसे उर्दू तर्जुमे के साथ चला सकता है, तो फिर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कसूर है? पाकिस्तानी मीडिया को इसहाक डार का इंटरव्यू चलाने में क्यों रोका जा रहा है? उसमें क्या कबाहत है? क्या इसहाक डार बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए मुजरिम और इश्तिहारी नहीं थे, और पाकिस्तानी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए मफरूर और मुजरिम हो गए? तो दरअसल ये दोहरा म्यार है, और यही दोहरा म्यार हुकूमत की बदनामी का बायस बन रहा है। यानी जहां हुकूमत का इंटरेस्ट है वहां सारे कवानीन बालाए ताक रख दिए जाते हैं। पंजाबी में कहते हैं ना, अन्ना वंडे रेवड़ियां वो भी अपने अनु। तो अपने लोगों के ऊपर कोई इल्जाम हो, चाहे करप्शन के हो, तो नैब सोई रहती है, और मुखालफिन हल्की सी खांसी भी करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। जिस तरह इसहाक डार ने इंटरव्यू बीबीसी को दिया तो इंक्वायरी उनके खिलाफ पाकिस्तान में शुरू कर दी गई, और नैब उनके खिलाफ करप्शन की इंक्वायरी शुरू कर रहा है। यानी इससे पहले यह भी नहीं ख्याल आया कि उनके खिलाफ कोई करप्शन की इंक्वायरी की जाए। इंटरव्यू दे दिया तो अब करप्शन की इंक्वायरी शुरू हुई है। यानी इस बीबीसी को अगर इसहाक डार इंटरव्यू ना देते तो उनके खिलाफ करप्शन की कार्रवाई शुरू ना होती। और एफआईए के साबिक अफसर अगर दुहाइयां देता रह जाए कि चीनी में 400 अरब रुपए का फ्रॉड हो गया, तो उस बेचारे की सुनता कोई नहीं। तो इसहाक डार का इंटरव्यू अगर इसहाक डार को एक्सपोज करने का बायस बना है, तो उससे ज्यादा हुकूमत का डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज हुआ है। इसके अलावा एक और प्रोग्राम में खान साहब के बीबीसी को इंटरव्यू का पुराना क्लिप भी चलाया गया। अब ये क्लिप चूंकि सोशल मीडिया से उठाया गया है और सोशल मीडिया पर ये मौजूद है, वायरल हुआ है। उस इंटरव्यू में खान साहब भी लाजवाब हो गए थे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इसहाक डार के लाजवाब होने का डंडोरा पीटा जा रहा है। इमरान खान साहब से सीधा और एक सादा सा सवाल पूछा गया बीबीसी के एंकर की जानिब से, उनका जवाब क्या था जरा वो सुने, मैं गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाऊंगा। An opposition member in the National Assembly has said about your record there. PTI chief Imran Khan had a chance to implement his agenda during their rule in KP, but he missed a big chance. Khan talked about creating 10 million jobs in the province, but he's not even been able to create 5,000 jobs during his tenure. Fair point. No. KP is one province out of all the provinces, 4 provinces in Pakistan. They never re-elect a party. They only give you one chance. So MMA got one chance in 2002, was wiped out in 2008. But this is few of the jobs. You know, you're talking about your agenda. You had a chance to demonstrate that you could deliver, and you haven't. That's the point. No. ANP got a chance in 2008, got wiped out in 2013. So today, PTI, all surveys in KP
I mean, I'm saying don't listen to what Khurshid Shah says. He has to say those things. But the issue is, How if many you look jobs at have all you the surveys, created? But how many jobs have you created? And I want to ask you also, have you built a new university in KP? Have you built a new hospital in KP? so first of all, if you look at all surveys today, PTI has 3 दफा एक ही सवाल पूछा गया और तीनों बार एक ही जवाब था, जो जवाब उसका बनता नहीं है। इमरान खान साहब से पूछा जा रहा है कि क्या आपने कहा था आपका अगला मंशूर है कि आप करोड़ जॉब्स जो है वो करोड़ लोगों को रोजगार फराहम करेंगे। 5000 जॉब्स भी आपने क्रिएट किए, तो वो कह रहे हैं आप सर्वे रिपोर्ट देख ले, लोग हमें वोट देना चाहते हैं, आप फला रिपोर्ट देख ले, उन लोगों का हम पे एतमाद है। फिर पूछा गया कि आपने कोई यूनिवर्सिटी बनाई, तब भी ये जवाब दिया गया। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ में इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाज़िर खिदमत हैं और मुस्लिम लीग नून 13 दिसंबर को लाहौर के जलसे में बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकती है। पीडीएम 13 दिसंबर को लाहौर में जलसा कर रही है। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज की एक मुलाकात हुई जिसकी अंदरूनी कहानी इस वक्त मीडिया पर जेरे गर्दिश है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पेरोल पर रिहा हुए थे, कल उनको वापस जेल भेज दिया गया, लेकिन उससे पहले मरियम नवाज से उनकी कोई मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के हवाले से, बाज़ ज़राए के हवाले से कोई अंदरूनी कहानी मीडिया पर शेयर हुई है। जियो ने ये स्टोरी चलाई है जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के अरकान 13 दिसंबर को लाहौर जलसे में असम्बलियों से इस्तीफा देने का ऐलान कर सकते हैं। ये मुस्लिम लीग नून के हवाले से कहा गया कि मुस्लिम लीग नून के 3 बड़ों ने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च पर भी इत्तफाक किया है, यानी लाहौर के जलसे के बाद मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेगी। आज जुमे के रोज पीडीएम की तरफ से मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज की कॉल दी गई थी, जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि बहुत से शहरों में हल्का फुल्का एहतजाज जरूर हुआ है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी वो नहीं है जो कि किसी बड़े एहतजाज की होती है। तो जो खबर मीडिया पर जेर गर्दिश है उसके मुताबिक शहबाज शरीफ की जानिब से मरियम नवाज को सियासी मामला चलाने के हवाले से अहम मशवरे दिए गए हैं। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम के जलसों के मुतल्लिक तफसीलात से आगाह किया है। जरा ये भी कहते हैं कि मरियम नवाज की जानिब से शहबाज शरीफ की हदायत से अहम लीगी अरकान असम्बली को भी आगाह कर दिया गया है। तो खबर को देखें तो ये लगता है कि शहबाज शरीफ जलसे के हवाले से और मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटजी के हवाले से मुस्लिम लीग नून को अहम हदायत थ्रू मरियम नवाज जारी कर रहे हैं, जिसके बारे में यह भी कहा जाता है कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ फैमिली में बड़े फासले हैं। लेकिन इस खबर से ये जाहिर होता है कि मुस्लिम लीग नून का अंदरूनी इख्तिलाफ उस तरह का नहीं। 13 दिसंबर को पीडीएम लाहौर के मीनार पाकिस्तान में जो जलसा कर रही है उसकी मेजबान मुस्लिम लीग नून लाहौर है और गुज़श्ता रोज लाहौर में इस हवाले से कॉर्नर मीटिंग भी शुरू हो गई है और जलसे की तैयारियां की जा रही हैं। इस जलसे में साबिक़ वज़ीर शारिका नब्बासी, ख्वाजा साद रफीक परवेज मलिक और ख्वाजा इमरान नज़ीर जो है कौमी असम्बली के रुकन अली परवेज, ये सब मीटिंगें ले रहे हैं और कॉर्नर मीटिंग से खिताब कर रहे हैं। अब इस खबर के हवाले से अगर देखा जाए तो ये जो ऐलान इस वक्त सामने आया कि मुस्लिम लीग नून 13 दिसंबर को लाहौर के जलसे में इस्तीफों का ऐलान कर सकती है, मुझे इस खबर पर जरा डाउट है। आई एम नॉट श्योर कि वाकई मुस्लिम लीग नून 13 दिसंबर को इस्तीफे देने जा रही है, नहीं देने जा रही, क्योंकि जो मेरे जराए हैं वो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने इस्तीफों का जो ऑप्शन है वो आखिरी ऑप्शन रखा हुआ है और शारिका नब्बासी भी 2 रोज कबल ये कह चुके हैं कि इस्तीफे आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। और ये आखिरी ऑप्शन यकीनी तौर पर जलसे नहीं है, एहतजाज भी नहीं है, लॉन्ग मार्च भी नहीं है, आखिरी ऑप्शन धरना है। अगर लॉन्ग मार्च यानी कारकुनान अपोजिशन के लोग निकलते हैं और वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करते हैं और फेडरल कैपिटल में जाकर बैठ जाते हैं तो उससे पूरा पाकिस्तान मफलूज हो सकता है। तो ये उस वक्त का एक प्लान जरूर था कि वहां पे बैठ के इस्तीफे दिए जाएं और उसके ताकि असम्बलियां जो है वो डिसॉल्व हो जाए और उसके बाद हुकूमत बहरान का शिकार हो जाए।
तो ये प्लान तो जरूर है, लेकिन अब ये जो खबर मीडिया पे गर्दिश कर रही है जिसमें ये शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज की मुलाकात के हवाले से अंदरूनी कहानी जारी की गई है, तो मुझे इस पर डाउट है। मेरे जरा इस बात की तस्दीक नहीं करते कि 13 दिसंबर को मुस्लिम लीग नून असम्बलियों से इस्तीफे देने जा रही है। ऐलान हो सकता है, यही हो सकता है कि वो कब इस्तीफे देंगे, लेकिन इस हवाले से ये खबर मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी क्रिएट की गई है और इस खबर में शायद मोटिवेशन भी शामिल हो सकती है पीडीएम के लोगों के लिए या अपोजिशन के लिए कि यस अब हम एक बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। लेकिन इन फैसलों का ताल्लुक उस अहम वाकये से भी होगा जो आज रूनुमा हुआ है। जुमे के रोज एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक का इंतकाल हो गया है और ये वो जज है जिन्होंने नवाज शरीफ को सजा सुनाई थी। उनके इंतकाल के बाद पाकिस्तान की सियासत में यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी तब्दीली वाकया हो सकती है। वो तब्दीली क्या होगी अभी कहना कबल वक्त है, लेकिन मुझे ये लगता है कि बहुत से डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये सोचना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि जज अरशद मलिक की मौत का बेनिफिशरी कौन है, नफा किसको है, नुकसान किसको है। अपोजिशन को नुकसान तो है, नवाज शरीफ तो यकीनी तौर पर इसके बेनिफिशरी नहीं है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट भी इसकी बेनिफिशरी नहीं हो सकती। मैं ये समझता हूँ, मुझे ये लगता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट पे भी शायद उनको ऊपर कोई एलिगेशन लगाने के लिए या उनको फिक्स करने के लिए ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। तो क्योंकि जानते हैं सब कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह 5th जनरेशन वॉर, 6th जनरेशन वॉर चल रही है और इस तरह ये जो अभी एलिमिनेशन हो रही हैं खासकर उन लोगों की जो हुकूमत के मुखालफीन है, तो वो बहुत इफेक्ट करेंगी। इससे अपोजिशन को बहुत बड़ा बूस्ट भी मिल सकता है। जाहिर है इस वक्त तमाम हमदर्दियां अपोजिशन की तरफ जाएंगी। वो लोग जो कि अपोजिशन को सपोर्ट कर रहे हैं उनके साथ अगर ज्यादती होती है तो फिर एक जो पब्लिक सेंटीमेंट है वो उसका रुख उस तरफ जरूर होता है। तो लाहौर के जलसे में नवाज शरीफ ने भी खिताब करना है वीडियो लिंक के जरिए और तवक्को की जा रही है कि आसिफ जरदारी भी वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। बिलाल भुट्टो तो जलसे में फिजिकल मौजूद होंगे, वो कोरोना के बायस क्वारंटीन में है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, क्योंकि कोरोना का नाम आते ही बहुत से लोग जो है वो फिक्रमंद हो जाते हैं। लेकिन हमने बड़े बड़े लोगों को कोरोना होते देखा है और फिर कोरोना से सेहत याब होते भी देखा है। तो अब ऐसा कौन सा कोरोना है जो कि टारगेट किलिंग कर रहा है और ऐसे लोगों की कर रहा है जो कि बहुत ही अहम लोग हैं, जिनके पास बहुत अहम राज है या जिन्होंने बड़े अहम फैसले किए। तो उन लोगों की जो मौत है उसने इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में एक नई डायमेंशन दे दी है। इस पर यकीनी तौर पर बहुत सी कंट्रोवर्सीज आएंगी, बहुत सी कंस्पिरेसीज होंगी, बहुत लोग बातें करेंगे और शायद कुछ लोग मेरे मौकफ से इख्तलाफ भी करें, उससे इत्तफाक भी करें, क्योंकि हर एक ने अपने अपने एंगल से देखना होता है। तो मैंने दोनों एंगल आपके सामने रखे हैं और मेरे दोनों एंगल ये कि मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं उनको भी जिन पर इस वक्त शक किया जा रहा है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर किसी को पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट पैदा करना है, लोगों को आपस में लड़ाना है, बदगुमानी पैदा करनी है, फासले पैदा करने हैं, तो फिर उसके लिए उसको इसी तरह के काम करने चाहिए। मैं इसमें गैर मुल्की एजेंसियों का हाथ भी रूल आउट नहीं कर सकता कि वो किस तरह टारगेट करें। आप ईरान में देख लें किस तरह बड़े बड़े लोगों को ओपनली एलिमिनेट किया जा रहा है। तो इसको देखना पड़ेगा, इसको खित्ते के जो जोग्राफियाई हालात है उनके साथ मिलाकर भी देखा जाना चाहिए। अपनी जो बाइसनेस की जो चश्मा है, तासुब किया है कि उसको उतार के देखना चाहिए। तो इसको सोच समझ के जो है वो आगे इसके ऊपर बात करनी चाहिए। फवाद चौधरी गुफ्तगू कर रहे हैं अपोजिशन के साथ, हुकूमत के जो इस वक्त टसल चल रही है और अपोजिशन एजिटेशन कर रही है, उसके ऊपर हुकूमत का क्या टेक है, देखते हैं फवाद चौधरी। 2.25 साल आपकी हुकूमत को आए हुए हो गए हैं और इन 2.25 साल में करप्शन से लेके मंशियात तक के केसेस में अपोजिशन के रहनुमाओं को जेल में डाला गया, वो जेल से बाहर आ गए, अब तक कोई साबित नहीं हुआ। अदालतें कह रही हैं कि जो नैब के केसेस हैं वो सियासी इंजीनियरिंग है। तो 2.25 साल में या तो आपके पास कुछ होता कि जी साबित हो गया, जब साबित नहीं हुआ तो आपको नहीं लगता ये नैब के केसेस अब एक पॉलिटिकल एसेट से ज्यादा पॉलिटिकल लायबिलिटी आपके लिए है, तो आपको बात करनी चाहिए इन पर? 100% आपकी बात सही है और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी हमारा भी यही है और नैब के ऊपर भी यही। और आपको याद होगा
प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कई दफा ये बात की है कि हमारे यहाँ जो मुकदमात हैं वो बहुत ज्यादा लिंगर ऑन हो जाते हैं और फिर उनका जो है वो ये तासुर अच्छा नहीं जाता। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए, इससे एक उम्मीद आई है कि ये केसेस किसी इंजाम पर पहुंचेंगे। और ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि या जो केसेस शुरू जो हों उस वक्त हों जब वो पक्का पता हो कि बड़े मजबूत केसेस है, वगरना आप केसेस में लोगों को इस तरह से शामिल ना करें, उससे पूरा इमेज ही तबाह हो जाता है, अकाउंटेबिलिटी का भी और इदारों का भी। मतलब ये तो बड़ी मुनासिब तजवीज है। तो आपको नहीं लगता कम से कम इस पॉइंट पर ओपोजिशन से बात कर ली जाए, केसेस की नोयत क्या होगी, गिरफ्तारी की नोयत क्या होगी कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना लगे, जेन्युइन केसेस लगे और उससे फिर बात आगे बढ़ाई जाए? मैं आपसे 100% एग्री हूं, लेकिन बात मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, बात शुरू वहां से होती है जहां पर कुछ पॉइंट्स के ऊपर आप में कुछ इत्तफाक़ राय होता है। जैसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, आपका इत्तफाक़ राय है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए। अब हमने अपना बिल पेश कर दिया है, अपोजिशन इसके ऊपर बातचीत जो है उसको शुरू करे और अल्टीमेटली अगर बातचीत हो जाती है तो इससे हम बात आगे बढ़ाएंगे और इससे एक माहौल भी पैदा होगा, क्योंकि अभी तो माहौल ही नहीं ना रहा। आप देखिए कितनी तल्ख गुफ्तगू होती है जलसों में और फिर जाहिर रिस्पॉन्ड भी तल्ख होता है, तो इतनी तल्खियों में कैसे? इसे कहते हैं कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, यानी जलसों की जुबान पर एतराज वो कर रहे हैं जिनका अपना ट्रेडमार्क सिर्फ जलसे है और जलसों में बोले जाने वाली जुबान है। हुक्मरान जमात का मसला ही रहा है कि हुकूमत में आने के बाद भी अपोजिशन वाला लहजा इख्तियार किया और अपोजिशन को ये ताने देते रहे कि वो हुकूमत में नहीं रहे इसलिए अपना लहजा हुकूमत वाला ना रखे, अपोजिशन बन जाए। तो आज जब अपोजिशन बन चुकी है और अपोजिशन वाला लहजा इख्तियार कर रही है तो माहौल में तल्खी और घुटन महसूस होने लगी है। तो अपोजिशन बड़ी आराम से कह सकती है कि साडी बारी आई तो कुग्गू रो पिया। जब वुज़रा मुशीर रोज बैठकर ये खबरें देते थे कि नैब आज फला बंदे को पकड़ लेगी, फला को रगड़ा लगा देगी, फला पे करप्शन का ये निकल आया वो निकल आया, उस वक्त किसी ने नैब से नहीं पूछा कि जिसको पकड़ रहे हो उसके खिलाफ कोई सबूत भी है या नहीं है। उस वक्त हुकूमत इस बात का क्रेडिट लेती रही। उस वक्त तो साफ दिखाई दे रहा था कि नैब की गर्दन पर किसी ना किसी ने अंगूठा रखा हुआ है कि फड़ लो, अंदर कर दो, उड़ा दो। अब शिकवा यह किया जा रहा है कि जी मुज़ाकरात का माहौल नहीं बन रहा। तो जब माहौल था उस वक्त क्या आपने किसी से कोई अच्छा सलूक किया? उस वक्त तो हम भी हाथ बांध कर ये अर्ज कर रहे थे कि सियासी माहौल को ठीक रखें। अपोजिशन भी वोट लेकर आई है, बल्कि अगर अपोजिशन के मजबूरी वोट देखे तो हुक्मरान जमात से ज्यादा है, 40+ है। हुक्मरान जमात का तो 32-34% है। फिगर आगे पीछे हो सकता है लेकिन रेशो इतनी बनती है। तो अपोजिशन वोटों के हिसाब से तो एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है। तो मामला को पार्लियामेंट के अंदर बैठकर हल करना चाहिए था, पार्लियामेंट के अंदर बैठकर सारी बात होनी चाहिए थी। तो कहा यही था हमने कि अदालतों को अपना काम करने दें, आप बैठ के अपना काम करें, गवर्नेंस चलाएं। तो गवर्नेंस जो है वो अपोजिशन हुकूमत मिलकर चलाती है, अकेले नहीं चलती। मगर उस वक्त तो थानेदारी सवार थी और यूं लगा कि इलाके में कोई नया थानेदार आ गया। अब कफे अफसोस का क्या फायदा? अफवाह चौधरी जाहिर है वो एक समझदार बंदा तो होता है ना, तो उसको देख वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, समझ तो उसको आ रही है लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूदात आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है और अब कुछ दोस्तों की खबर लेते हैं कि उनके पास क्या खबरें हैं। देखते हैं क्या फरमाते हैं हमारे दोस्त रिपोर्टर्स। अगर आप भी जाएंगे तो आपको भी वो यही बात करेंगे कि जनाब हमारी आवाज़ रावलपिंडी में पहुंचा दें और अहलियान रावलपिंडी से कहें कि जनाब हम नेशनल डायलॉग शुरू करें, तमाम पॉलिटिशियंस को बशमूल हमें आम माफ़ी का ऐलान कर दिया जाए और आइंदा इंतखाबात तक हमें ज़मानत पर रिहा किया जाए और उसके बाद एक आइनी पैकेज पे भी बात हो सकती है। ये भी इंसेंटिव दे रहे हैं वो कि रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पे भी हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं।
तो चौधरी साहब ये बताइएगा कि रावलपिंडी से क्या इत्तला आएगी, क्या इन पैगामात पे जुबैर साहब की गुफ्तगू के बाद और सारी चीज़ें डिस्क्लोज होने के बाद क्या अहलियाने रावलपिंडी कोई इनको सपोर्ट करेंगे? नहीं, दो चीज़ों पर तो डायलॉग हर वक्त हो सकता है कि सिस्टम को चलना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और किसी से ज्यादती नहीं होनी चाहिए। इस पर तो कोई नहीं है। जब अगर आप कहें ये असम्बली तोड़ दी और वो इलेक्शन गलत हुआ था क्योंकि हम नहीं उसमें इक़्तिदार में आए और हमारी लूट मार बंद हो गई है, तो फिर चिट्टा जवाब है, पिंडी हो या इस्लामाबाद हो या अदालत हो या फौज हो या हुकूमत हो, उन्होंने कहा चिट्टा जवाब है, इन चीज़ों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने एक और भी पैगाम भेजा है, वो पहुंचा है कि नहीं पहुंचा ये तो नहीं हमें पता। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि ये हुकूमत जारी रहे, और लेकिन उन्होंने कहा है कि एक तजवीज़ है कि मुद्दत जो है पार्लियामेंट की 4 साल कर दी जाए और इंतखाबात 23 के बजाय 22 में हो जाएंगे, यानी कि 1.5 साल बाद इलेक्शन का डोर डाला जाएगा। तो अगर वो आपने एक कॉलम पढ़ लिया है, तो पार्लियामेंट की मुद्दत 4 साल अगर कर दी जाए तो क्या है? जो लोग नवाज शरीफ पर ये इतराज करते हैं कि वो पिंडी वालों की तरफ क्यों देख रहे हैं, हुकूमत से मुज़ाकरात क्यों नहीं करते, खान साहब से बात क्यों नहीं करते, उन्हें खुद भी इस बात की फिक्र है कि पिंडी वाले क्या सोच रहे हैं। तो जिसका मतलब ये है कि फैसला उधर से होना है। अब हुकूमत कितनी बाख्तियार है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। दूसरा सवाल ये है कि एक तरफ अपोजिशन को चोर, डाकू, करप्ट और माफिया के खिताब मिल चुके हैं और बार बार ये कहा जाता है, अब भी कहा जाता है, एनआरओ मांग रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी ख्वाहिश कि हुकूमत को तस्लीम किया जाए। तो ताली तो कभी एक हाथ से नहीं बचती। आप अगर ये ख्वाहिश रखेंगे कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे तो फिर उसके लिए माहौल बनाना पड़ेगा, यानी अपोजिशन मार भी खाए और रोए भी ना। शहबाज शरीफ तो 2-2.5 साल से बहलाए जाते रहे, अब वो खुद ही पीछे हट गए। और मेरी जो मालूमात है उसके मुताबिक मामला शहबाज शरीफ के हाथ में रहे ही नहीं, अब नवाज शरीफ और फजलुर रहमान के हाथ में ये कमांड है। तो मौलाना इसको लीड कर रहे हैं और नवाज शरीफ बाहर से बैठ के लीड कर रहे हैं। अब असम्बलियों की जो 4 साल मुद्दत करने की तजवीज़ है, ये पहली बार नहीं आई, ये उस वक्त भी आई थी जब पीपल पार्टी की हुकूमत थी और पीपल पार्टी की हुकूमत बड़ी वर्स्ट चल रही थी और ये कहा जा रहा था जी 5 साल तो बड़ी ज्यादा मुद्दत होती है, 4 साल कर दे कोई भी हुकूमत, 4 साल में अपनी परफॉर्मेंस दिखाए अवाम के सामने, जो भी कटी कटा निकाले और चलकर बने। लेकिन पीपल पार्टी की हुकूमत थी, उन्होंने बहुत सारी आइन के अंदर तब्दीलियां की, 18वीं तरमीम भी लेके आए, उसमें भी अमेंडमेंट की, उसमें काफी तब्दीलियां हुई। तो उस वक्त तो किसी ने इस पे नहीं किया, क्योंकि पीपल पार्टी को पता था कि 5 साल पूरे कर लो, पता नहीं फिर आए कि नहीं आए। तो उस वक्त पीपल पार्टी ने भी मुखालफत कर दी। आज हुकूमत, खासकर खान साहब की हुकूमत, तो कौन चाहेगा कि 1.5 साल पहले घर चला जाए, और किसी की भी ख्वाहिश नहीं होती, बल्कि हुकूमत से पूछेंगे तो कहेगी 5 साल की भी हमें 10 साल दे दे। और ये एक माइंडसेट है भी जो बार बार ये बता भी रहा है कि नहीं ये तो आई 10 साल के लिए। तो इसी वजह से अपोजिशन जो है वो अब बाहर निकली है और वो समझती है कि अगर ये कोई प्लान के तहत हुकूमत चलानी है 8-10 साल और अवाम के वोटों का कोई मोल नहीं है, अवाम के पास नहीं जाना, मैंडेट नहीं लेना, इसी तरह एक बंदोबस्त के तहत हुकूमत चलनी है, तो फिर उससे बेहतर ये कि फिर आप बाहर आ जाए, पहले सड़कों पे आ जाए, फिर असम्बलियों से बाहर आ जाए। तो इस वक्त लगता है ये कि उसी प्रोसेस के तहत आगे बढ़ा जा रहा है। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तफसीलों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और सबसे बड़ी एहतियात ये कि आप मास्क लगा कर रखें और गर्म पानी का इस्तेमाल करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करें और डिस्टेंस मेंटेन करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।